नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विद डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं ब्रूनर का सिद्धांत बिना किसी देरी के। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। तो शुरू करते हैं ब्रूनर का सिद्धांत बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रूनर का पूरा नाम क्या था। तो ब्रूनर का पूरा नाम था जेरोम एस ब्रूनर था। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो इसके पहले हमने जीन पियाजे को भी पढ़ा है, तो उन्होंने अभी क्या है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, लेकिन उन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास में 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था। लेकिन जो जेरोम एस ब्रूनर है, इन्होंने विकास की कोई अवस्था नहीं बताई है, जबकि इन्होंने ज्ञान को प्रदर्शित करने के तरीके बताए हैं। तो इस वीडियो में हम इनके द्वारा बताए गए ज्ञान को प्रदर्शित करने के तरीकों के बारे में जानेंगे। अब बात करते हैं कि ये कहाँ के रहने वाले थे। तो ये रहने वाले थे अमेरिका के। इन्होंने एक विचार दिया था। विचार है हमारा कि एक बालक या एक व्यक्ति जो ज्ञान की प्राप्ति करता है, उस ज्ञान की प्राप्ति के आधार पर जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह 3 स्तरों पर होता है। कहने का मतलब है कि जो इन्होंने ज्ञान को प्रदर्शित करने के तरीके बताए हैं, उसके आधार पर व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास होता है। नेक्स्ट है ब्रूनर ने अपने सिद्धांत में कहा। तो ब्रूनर ने अपने सिद्धांत में क्या कहा है? तो ब्रूनर ने अपने सिद्धांत में कहा कि एक बालक जिस सामाजिक वातावरण में निवास करता है, उस सामाजिक स्तर पर विभिन्न प्रकार से ज्ञान को प्राप्त करते हुए उसे अपने व्यवहार में लाता है। तो कहने का मतलब है कि जो एक बालक होता है, वो जिस भी सामाजिक वातावरण में निवास करता है, जिस भी सामाजिक वातावरण में रहता है, उसी स्तर पर क्या है, वो विभिन्न प्रकार से ज्ञान प्राप्त करता है। वो अपने ही स्तर पर क्या है, अपने ही तरीके से क्या है, ज्ञान को प्राप्त करता है और फिर उसे अपने व्यवहार में लाता है। तो यही कहा है ब्रूनर ने अपने सिद्धांत में। अब बात करते हैं कि ब्रूनर ने अपने सिद्धांत में जो ज्ञान को प्रदर्शित करने के तरीके बताए हैं, वो कौन से हैं या कितने प्रकार के हैं। तो ब्रूनर ने अपने सिद्धांत में ज्ञान को प्रदर्शित करने के 3 तरीके बताए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रियात्मक रूप से प्रदर्शन। इसकी जो एज होती है वो होती है जन्म से 1.5 वर्ष। अब क्या होता है, इसमें सबसे पहले बालक जो भी ज्ञान प्राप्त करता है, उस ज्ञान के आधार पर अपने हाव भाव या विचारों को क्रिया के माध्यम से प्रकट करता है। इसे ही क्रियात्मक कहने का मतलब है कि बालक जो ज्ञान प्राप्त करता है, उस ज्ञान के आधार पर ही अपने विचारों को प्रकट करता है, और इसे ही क्या कहते हैं, क्रियात्मक कहते हैं। इस दौरान प्रदर्शित ज्ञान में मांसपेशियों का विशेष रूप से योगदान होता है, इसलिए इसे मांसपेशीय स्मृति भी कहते हैं। तो देखिए क्या है कि जब बालक अपनी क्रिया के द्वारा ज्ञान को प्रकट करता है, तो उसे क्या कहते हैं, क्रियात्मक कहते हैं। और उसी दौरान क्या है, बालक मांसपेशियों का बहुत ज्यादा योगदान रहता है उसका, मतलब कि वो अपनी मांसपेशियों का यूज करता है। इसलिए इस एज को हम क्रियात्मक को हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक को ही हम कहते हैं मांसपेशीय स्मृति भी कहा जाता है। इसी जो इन्होंने पहला तरीका बताया है ज्ञान को प्रदर्शित करने का, जो इन्होंने पहला तरीका बताया, उसे हम मांसपेशीय स्मृति भी कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि भूख लगने पर रोना और खुश होने पर मुस्कुराना। तो इस एज में क्या करता है, बालक जब भूखा होता है तो क्या करता है, रोता है। अब जब रोता है तो क्या उसकी मांसपेशियां योगदान दे रही होती है उस समय, इसीलिए इसे कहा गया है मांसपेशीय स्मृति। जब वो मुस्कुराता है, जब वो खुश होता है, खिलखिलाता है, तब भी क्या है, उसकी मांसपेशियां विशेष रूप से योगदान देती हैं, इसीलिए भी इसे मांसपेशीय स्मृति कहते हैं। तो आप इमेज में देख सकते हैं कि ये बालक क्या है, किसी वस्तु को पाने के लिए क्या है, क्रिया कर रहा है। तो क्रिया कैसे कर रहा है, वो अपने हाव भाव से बता रहा है कि मुझे ये चीज चाहिए है। तो ये क्या है, अपने हाव भाव से बता रहा है, डायरेक्ट नहीं कह रहा है कि मुझे ये चाहिए है। वो क्या है, किसी वस्तु का नाम नहीं ले रहा है, वो क्या कह रहा है, मुझे ये चाहिए है। तो वो क्या कर रहा है, यहाँ
अपनी क्रिया के द्वारा, अपने हाव भाव के द्वारा, अपने विचार के द्वारा, तो यहाँ क्या कर रहा है बालक, अपने हाव भाव के द्वारा ही अपने ज्ञान को प्रकट कर रहा है, अपने ज्ञान को बता रहा है कि मुझे ये वस्तु चाहिए है। जब बालक अपनी क्रिया के द्वारा किसी ज्ञान को प्रकट करते हैं तो उसे ही हम कहते हैं क्रियात्मक। नेक्स्ट है, जो इन्होंने ज्ञान को प्रदर्शित करने का दूसरा तरीका बताया है, वो दूसरा तरीका है प्रतिमात्मक या छायात्मक। इस प्रकार के ज्ञान को प्रदर्शित करने की जो एज होती है वो होती है आपकी 1.5 से 6 वर्ष की होती है, लगभग 1.5 से 6 वर्ष की होती है, जहां एक बालक किसी भी ज्ञान के आधार पर अपने मस्तिष्क में कोई प्रतिमा या प्रतिमूर्ति या केवल मूर्ति बना लेता है तथा उसके आधार पर अपने हाव भाव विचार को प्रकट करता है। इसे ही प्रतिमात्मक कहते हैं। तो क्या होता है, प्रतिमात्मक में बालक क्या है, प्रतिमा बना लेता है, प्रतिमा बना करके कार्य व्यवहार या ज्ञान को प्रदर्शित करता है। तो अपने मस्तिष्क में किसी की क्या है, प्रतिमा बना लेता है और फिर प्रतिमा बना करके वो अपने कार्य को प्रदर्शित करता है या फिर अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है प्रतिमा बनाकर, या फिर अपने ज्ञान को प्रदर्शित करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बालक अपने टीचर के प्रति सम्मान का भाव होना, तो एक बालक का अपने टीचर के प्रति क्या है, सम्मान का भाव होना, तो ये भी क्या है, एक प्रतिमात्मक है, वो ये भी क्या है, एक छायात्मक है। तो कहने का मतलब है कि एक बालक है जो, अब बालक ने क्या किया है, वो उसने अपनी टीचर की इमेज अपने मस्तिष्क में बना ली है कि मेरा टीचर ऐसा है और मुझे अपने टीचर को सम्मान देना चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, तो इसीलिए मुझे अपने टीचर को सम्मान देना चाहिए। तो वो क्या है, उस बालक के मस्तिष्क में इमेज बन गई है अपने टीचर के प्रति। किसकी इमेज बन गई है, टीचर की इमेज बन गई है, और किस भाव से बन गई है, सम्मान के भाव से बन गई है। तो इसे हम इमेज के माध्यम से भी जानेंगे। यहाँ क्या हो रहा है कि टीचर ने कोई टॉपिक इन बच्चों को समझाया है, लेकिन अब क्या हुआ है, इन लोगों को समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। तो इन लोगों के दिमाग में जो टीचर के प्रति भाव बनेगा वो कैसा बनेगा कि अरे ये टीचर कैसे है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, ये कैसे पढ़ाते हैं। तो उनके प्रति क्या है, घृणा का भाव होगा। तो ये बच्चे क्या है, अपने टीचर के प्रति घृणा का भाव बना लेंगे। तो अपने टीचर के प्रति क्या है, ये बच्चे अपने मस्तिष्क में घृणा का भाव, घृणा की मूर्ति अपने मस्तिष्क में बना लेंगे कि ये टीचर बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और आज के बाद अपने इस टीचर से या इन टीचरों से मैं नहीं पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगी। तो ये क्या है, मस्तिष्क में अपनी मूर्ति बना लेते हैं किसी भी भाव के प्रति या किसी भी विचार के प्रति। तो यही होता है आपका प्रतिमात्मक या छायात्मक। नेक्स्ट बात करते हैं संकेतात्मक। तो जो इन्होंने ज्ञान को प्रदर्शित करने का तीसरा और अंतिम तरीका बताया है वो है हमारा संकेतात्मक। तो संकेतात्मक क्या होता है, इसकी एज होती है लगभग 6 वर्ष से अधिक। जो 6 वर्ष से अधिक आयु होती है वो होती है संकेतात्मक की। तो इसमें क्या होता है, इसमें बालक अपने विचार को ज्ञान एवं संकेतों के माध्यम से प्रकट करने लगता है। विशेषकर भाषा संकेतों से चलती है और वह भाषा का उपयोग करते हुए ज्ञान का प्रदर्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बालक पानी मंगाने के लिए खाली गिलास को भी मुंह से लगाने लगता है। इसका मतलब हुआ कि पानी पीना है, उसे क्या है, पानी चाहिए है, उसे पानी पीना है। तो वो क्या है, संकेतों के माध्यम से बता रहा है कि मुझे पानी पीना है। तो उसने संकेत के माध्यम से बताया कि उसे प्यास लगी थी, एक बालक को क्या प्यास लगी थी, तो उसने क्या किया कि खाली गिलास पड़ा था तो उसी को मुंह से लगाने लगा। तो यहाँ क्या है, उसके पेरेंट्स को पता लग गया कि उसे प्यास लगी है, बालक को क्या है, प्यास लगी हुई है, तो उसे पानी चाहिए है। तो उसने क्या किया, संकेत के माध्यम से बताया है, अपने विचार को क्या है, संकेत के माध्यम से प्रकट किया है। तो यही होता है आपका संकेतात्मक। तो इसे हम इमेज के माध्यम से भी जानेंगे। तो देखिए, इमेज में यहाँ
ये लड़की क्या है, अपने जो विचार को प्रकट कर रही है, वो कैसे प्रकट कर रही है, वो कैसे प्रकट कर रही है, यहाँ कुछ बना करके। यहाँ देखिए इसने कुछ क्रिएटिविटी की है, इसने कुछ बनाया है, तो ये अपने विचार को जो है संकेतों के माध्यम से प्रकट कर रही है कि देखिए मुझसे ये सारी चीजें आती हैं और मैं ये सब बना सकती हूँ। और दूसरी इमेज में देखिए यहाँ भी क्या है, ये बालक पेंटिंग के द्वारा अपने विचार को प्रकट कर रहा है कि मुझे इस तरीके का वातावरण चाहिए, या मेरा जो आसपास का वातावरण है वो इस तरीके का होना चाहिए, एकदम हरा भरा होना चाहिए। तो ये अपने विचार को क्या है, संकेतों के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं, इसीलिए इसे हम कहते हैं संकेतात्मक। अब बात करते हैं इनके सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में। तो इनके सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं, सबसे पहले है कि ब्रूनर का सिद्धांत बालक के पूर्व अनुभवों तथा नए विषय वस्तु में समन्वय के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर बल देता है। तो कहने का मतलब है कि एक बालक क्या है, इनके सिद्धांत के अनुसार बालक क्या है, अपने पूर्व अनुभवों और नए जो विषय वस्तु होती है उन दोनों में तालमेल बिठाता है, उन दोनों में क्या है, अनुकूलन पैदा करता है। और अनुकूलन पैदा करने पर इनका सिद्धांत बल देता है कि हमें अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना चाहिए, उस पर ये बल देते हैं। नेक्स्ट है कि विषय वस्तु की संरचना ऐसी हो कि बच्चे सुगमता व सरलता से सीख सकें। तो कहने का मतलब है कि कोई भी अगर आपकी विषय वस्तु है, या कहने का मतलब है कि अगर कोई विषय वस्तु है तो उसकी जो संरचना है, उसको जो बनाने का तरीका है वो, और उसको जो प्रदर्शित करने का तरीका है वो कैसा होना चाहिए, एकदम सरल से सरल होना चाहिए, जिससे बच्चे आसानी से उसे सीख सकें, आसानी से उस विषय वस्तु को वो ग्रहण कर सकें। नेक्स्ट है हमारा कि विषय वस्तु को ऐसे क्रम में प्रस्तुत करना चाहिए जिससे बच्चे तार्किक ढंग से तथा अपनी कठिनाई स्तर के आधार पर सीख सकें। तो कहने का मतलब है कि जो आप विषय वस्तु को प्रस्तुत करते हैं, विषय वस्तु को आप क्या प्रेजेंट करते हैं जब आप अपने बालकों के सामने, तो जब आप अपने विषय वस्तु को बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हो तो क्या है, वो ऐसी प्रेजेंट करनी चाहिए, ऐसी प्रस्तुत करनी चाहिए कि बच्चे उसमें क्या है, लॉजिक ढूंढ सके, उसमें तार्किक ढंग से, और वो अपनी कठिनाई स्तर के जिस स्तर तक वो पहुंच सकता है बालक, जिस कठिन से कठिन स्तर तक वो पहुंच सकता है, उसके आधार पर वो सीख सके। तो यही कहा है इन्होंने यही है इनके सिद्धांत की विशेषता कि विषय वस्तु को ऐसे क्रम में प्रस्तुत करना चाहिए कि जो बालक है वो उस विषय वस्तु के बारे में बहुत अच्छे तार्किक ढंग से सीख सके, बहुत अच्छे तार्किक ढंग से विषय वस्तु के बारे में सोच सके, और अपनी कठिनाई स्तर को भी जान सके कि मुझसे कितना आता है और कितना नहीं आता है, या मैंने कितना सीखा है और कितना अभी सीखने को रह गया है। तो ये है इनकी सिद्धांत की विशेषता। नेक्स्ट है जो वो है कि यह सिद्धांत सीखने में पुनर्बलन, पुरस्कार व दंड आदि पर बल देता है। तो कहने का मतलब है कि अगर इनके सिद्धांत के अनुसार बालक को सिखाना है या सीखना है, बालक को अगर आप सिखाना चाहते हैं तो वो क्या है, आप पुनर्बलन के द्वारा सिखाया जा सकता है, उसे पुरस्कार देकर सिखाया जा सकता है, उसे दंड आदि के माध्यम से सिखाया जा सकता है। तो इसी पर ये क्या है, बल देते कि अगर बालक पुनर्बलन के माध्यम से नहीं सीखता है तो उसे पुरस्कार देना चाहिए, पुरस्कार से नहीं सीखता है तो उसे फिर दंड के माध्यम से किसी भी विषय वस्तु को सिखाना चाहिए। व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों गुणों का विकास होता है। तो इनके सिद्धांत के अनुसार जो बालक में विकास होता है वो व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों रूपों से होता है। अब जब बालक एक समाज में रह रहा है तो वो अपने खुद के स्तर पर भी खुद का विकास करेगा, और अपने समाज में जैसा देखेगा उस स्तर पर भी खुद का विकास करेगा, खुद के गुणों का विकास करेगा। नेक्स्ट है कि छात्र पर्यावरण को समझकर उसका उपयोग कर सकता है। तो इनके सिद्धांत के अनुसार जो एक बालक होता है, एक छात्र होता है, वो अपने पर्यावरण को बहुत अच्छे से समझ सकता है और फिर उसका उपयोग वो कर सकता है। नेक्स्ट है कि इन्होंने वर्तमान अनुभवों को पूर्व ज्ञान एवं अनुभवों से जोड़ने पर बल दिया है। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने क्या है, इनका मानना है कि बालक को क्या है, अपने जो वर्तमान अनुभव है, जो पूर्व ज्ञान है, उसका पहले का ज्ञान है, उसे क्या है अपने नए ज्ञान से जोड़ना चाहिए, इस पर ये बल देते हैं। नेक्स्ट है
इससे छात्रों के ज्ञान को समृद्ध एवं स्थायी बनाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि अगर छात्र या छात्रिका इनके सिद्धांत के अनुसार सीखते हैं तो क्या होता है कि वो अपने ज्ञान को बहुत ही अच्छा समृद्ध बना सकते हैं और स्थायी रूप उसे दे सकते हैं, अपने ज्ञान को स्थायी रूप दे सकते हैं। तो ये हो गई इनके सिद्धांत की विशेषता। अब एक नोट है, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। नोट है कि ब्रूनर के अनुसार चिंतन का विकास जो है, चिंतन का विकास कैसे होता है, तो चिंतन का विकास ब्रूनर के अनुसार संकेत प्रतिमा के आधार पर होता है। तो ब्रूनर के अनुसार जो चिंतन का विकास होता है, एक बालक जो सोचता है वो कैसे सोचता है, वो संकेतों के माध्यम से सोचता है या फिर प्रतिमा के आधार पर सोचता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी फैमिली को भी स्वस्थ रखें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।